Myself Mohammad Zishan from NZ classes. Today we will study a very basic thing in English grammar. तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इंग्लिश की जो सबसे बेसिक चीज़ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों के अल्फ़ाबेट्स है, मतलब कितने तरह के होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वॉवेल कितने होते हैं, कितने प्रकार के वॉवेल होते हैं, एक सेमी वॉवेल भी होता है। मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक के अंदर पढ़ेंगे। बहुत लोगों को आती भी है, नहीं भी आती है। अब जिनको आती है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आती वो लोग बेचारे जान जाएंगे क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक चीज़ जो स्टार्ट होती है वो होती है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं? अगर अल्फ़ाबेट से कोई परिभाषा पूछे, इतना तो सबको पता है कि हाँ अल्फ़ाबेट के अंदर लोगों के 26 लेटर्स आते हैं। जो 26 लेटर होते हैं वो अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं, इतना तो पता है। लेकिन अगर कोई डिफिनीशन पूछे, इसकी परिभाषा पूछ दे कि अल्फ़ाबेट की डिफिनीशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो क्या बताएंगे वहाँ पे? अल्फ़ाबेट की जो डिफिनीशन होती है वो डिफिनीशन ये होती है कि जो अल्फ़ाबेट्स है वो एक लेटरों का, जो लेटर्स होता है उसका एक पूरा ग्रुप होता है। और जो लेटर्स होते कितनी हैं? लेटर्स टोटल 26 होते हैं। उसी पूरे 26 लेटर को हम लोग अल्फ़ाबेट्स के नाम से जानते हैं। अब अगर इसकी डिफिनीशन लिखनी हो, अल्फ़ाबेट इज ए कलेक्शन ऑफ letters in any लैंग्वेज। अब ये नहीं सिर्फ जो इंग्लिश में ही काम करता है, जैसे कि हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर भी का खा गा आता है। उसमें जो लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स जो उसके का खा ये वो लेटर्स होता है। अब उसके अंदर जो टोटल 53, 56, 26 वर्ड आते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर है 26 लेटर्स। अब उसी पूरे 26 लेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। और अल्फाबेट के कोई डिफिनेशन पूछे, डिफिनेशन बता देना। अल्फाबेट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो अल्फाबेट जो 26 लेटर्स होंगे वो हमारे अल्फाबेट्स होंगे। अब 26 मतलब पूरा जो तुम लोगों का ए से लेके जेड तक रहेगा, ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 टोटल जेड तक वो हमारे होंगे अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के बाद जो चीज आती है वो होती है लेटर। अब ये पता है कि जो लेटर होता है, लेटर इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे था जो 26 लेटर है, सबसे पहले पढ़ना चाहिए था लेटर के बारे में, लेकिन स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर में कहाँ से होती है? अल्फाबेट से होती है। स्टार्टिंग अल्फाबेट से होती है, लेकिन सबसे जो छोटी चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है वो है लेटर। अब लेटर की डिफिनेशन क्या होती है? लेटर की तुम लोग डिफिनेशन इतनी आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि लेटर किसे कहते हैं? लेटर इंग्लिश ग्रामर का ना सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट होती है। लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन एनी लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर में सबसे जो छोटी चीज होगी वो है हमारा लेटर। वो किसी भी भाषा में हो सकती है, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, किसी भी चीज में हो। हर एक चीज में जो सबसे छोटी चीज होती है वो होती है लेटर। अब उसमें लेटर कितने होते थे तुम लोगों को बता दिया, टोटल 26 लेटर होते हैं। उसी 26 लेटर को जोड़ के हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट की डिफिनेशन कोई पूछे तो बता देना, इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। अब उसके बाद जो लेटर है, लेटर सबसे छोटी यूनिट होती है। और उसका मतलब ये है कि जो हमारा अल्फाबेट है, अल्फाबेट में किसी भी एक को अगर बाहर निकाल दे, जैसे कि ए लिखा, अब एक को उस 26 लेटर में से बाहर निकाल दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि ये ए क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? एक हमारा एक अल्फाबेट है।
सबसे पहला जवाब यही आता है कि ए हमारा एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट तो है, लेकिन गलत चीज ये होती है कि ये एक लेटर है। अकेले है तो ये एक लेटर है, और अगर 26 ग्रुप अपने पूरे ग्रुप के साथ रहता है तो वो अल्फाबेट कहलाता है। अब जैसे ए निकाले हैं, अब ए की तरह पी को भी निकाल लेंगे, ई को निकाले, जो तुम्हारे पर डिपेंड करे। किसी भी 26 में से किसी भी एक को अगर बाहर हम लोग निकालते हैं और वो अकेला है, तो अकेला जब रहता है तो वो हमारा होगा लेटर। और लेटर की डिफिनेशन ये होती है कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो हमारा होगा लेटर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ड्स। अब अल्फाबेट्स के बाद लेटर आता है, लेटर के बाद वर्ड्स। वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स की डिफिनीशन क्या होती है? वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स के बारे में सबको सब पता है। जैसे कि जो अल्फाबेट था, अल्फाबेट के सबसे छोटी यूनिट होती है लेटर। अब लेटर को ही हम लोग कहते हैं वर्ड्स। जैसे कि हम लोग अल्फाबेट से अंदर से ए निकाले थे, ये हमारा क्या था? लेटर था। अब ऐसे ही अल्फाबेट्स के जो ग्रुप थे उसमें से 3-4 लेटर निकाल करके जो हमारा कोई एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनेगा वो हमारा होगा वर्ड्स। और अगर वर्ड्स की डिफिनेशन जाननी हो, वर्ड की परिभाषा जाननी हो, तो वर्ड की परिभाषा क्या होगी? ए वर्ड इज अब वर्ड्स में जैसे कि हम लोगों को किसी भी चीज का, जैसे कि अल्फाबेट्स में से 26 होते हैं, लेटर में किसी एक को निकालते चलेगा वो लेटर हो गया। अब इसी लेटर में मैंने अल्फाबेट्स में से ए निकाला, पी निकाला, ई निकाला, उसकी तरह उसी ही तरह बिल्कुल हम लोग 3-4 लेटर अगर उसके अंदर से निकाल लेते हैं, और वो लेटर निकालने के बाद जो उसका एक मतलब होगा, वर्ड ऐसे नहीं जो हमारे पास मन करे वो निकाल ले। जैसे कि यहाँ पे ए निकालिए, पी निकालिए, ये निकालिए। अब अगर इसको मिला लें, ये एपी हुआ। अब इसका कोई मतलब होता है? वो तो वर्ड कहलाएगा पूरे ग्रुप, ये तो कलेक्शन इसका हो गया, लेकिन ये वर्ड है ही नहीं। वर्ड अपने आप में है, लेकिन ये वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर इसी को हम लोग कोई मतलब बनाना हो तो कोई मतलब वाला वर्ड होना चाहिए। जैसे कि एप्पल। अब एप्पल में सबको पता है कि सेब होता है। अब एप्पल के माने सेब होता है, मतलब इसका कोई एक मीनिंग हुआ। बैट हुआ, कैट हुआ, मैट हुआ, मतलब इसी तरह से किसी एक की मीनिंग होनी चाहिए। मीनिंग नहीं है तो हमारा वो वर्ड्स नहीं कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो, जैसे कि मान लो उसके अलावा कोई और चीज समझना हो, बैट लिख लेते हैं। अब बैट के अंदर बी सिर्फ पूछा जाए तो बी सिर्फ क्या है? एक लेटर है। ए क्या है? ये भी एक लेटर है। टी क्या है? टी भी एक लेटर है। लेकिन अगर इसी तीनों लेटर को मिला दिया जाए और मिलाने के बाद कोई एक वर्ड बने, कोई एक मीनिंग बने, तो वो हमारा क्या होगा? वर्ड्स होगा। तो वर्ड्स उसे कहेंगे जिसमें कोई एक मीनिंग होगी, जिसमें मीनिंग नहीं होगी वो हमारा वर्ड्स नहीं कहलाएगा। अब इतनी सारी चीजें तो हो गई वर्ड्स तक। अब आगे स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स के बारे में। अल्फाबेट्स टोटल क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स को डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है कितनी चीजों के अंदर? 3 चीजों के अंदर बांटा गया है। पहला होता है हम लोगों का वॉवेल, दूसरा होता है हम लोगों का सेमी वॉवेल, दोनों, उसके बाद कॉन्सोनेंट हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद आता है हम लोगों का सेमी वॉवेल। अब वॉवेल किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं वो तो पता होगा तुम लोगों को। अब उसके बाद अगर कोई इंसान ये पूछे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ वॉवेल, वॉवेल की डिफिनीशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो क्या कहोगे? हम लोग बस इतना जानते हैं कि वॉवेल किसे कहते हैं? जो ए, ई, आई, ओ और यू,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। इतना तो पता है हम लोगों का। क्यों सिर्फ ए ई आई ओ को ही क्यों वॉवेल कहते हैं, उसके अलावा भी तो चीजें हैं, बी है, सी है, ये सबको हम लोग क्यों वॉवेल नहीं कह सकते। और उसके बाद जो सेमी वॉवेल है, सेमी वॉवेल में कौन कौन होते हैं, सबको पता है कि डब्ल्यू एक होता है और एक वाई होता है। अब उन सभी के अलावे जो वर्ड्स बचते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वॉवेल की डिफिनीशन क्या होती है, उसकी परिभाषा ये होती है कि जो ये वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स है ए ई आई ओ यू, ये डायरेक्ट हम लोगों के वोकल कॉर्ड से आते हैं। मतलब कि अगर देखा यहां से वो वर्ड्स की जो आवाज होती है वो डायरेक्ट यहां से आती है। अगर इसकी डिफिनीशन लिखनी होगी वॉवेल की, तो तुम लोग डिफिनीशन ये लिख सकते हो, बता भी सकते हो, वॉवेल is a letter which comes directly वोकल। वॉवेल की डिफिनेशन वो होती है जो वर्ड्स डायरेक्ट हम लोग के वोकल्स निकलता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू डायरेक्ट हम लोग यहां से निकलते हैं। बाकी उसके बाद के जो वर्ड्स होते हैं, बी को बोलने के लिए हम लोग लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सी डायरेक्ट हम लोग टंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जो कॉन्सोनेंट, इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं ए ई आई ओ के यू अलावा, वो किसी ना किसी के जरिए से, मतलब किसी न किसी हेल्प से वो वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग। लेकिन यही एक ऐसा वर्ड्स है जो बिना किसी मदद से डायरेक्ट हलक से निकलते हैं। इसी वजह से इन्हीं पांचों को हम लोग वॉवेल कहते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा जो सेमी वॉवेल है, ये सेमी वॉवेल होता क्या है, आखिर इसका इस्तेमाल हम लोग करते भी हैं कि नहीं करते। वॉवेल जो सेमी वॉवेल है, अगर कोई इंसान ये भी पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेमी वॉवेल, कि सेमी वॉवेल की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो सेमी वॉवेल की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है, सेमी वॉवेल, इसको हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वॉवेल की तरीके से भी और कॉन्सोनेंट के तरीके से, मतलब कि दोनों तरीके से। सेमी वॉवेल इज ए वर्ड, सेमी वॉवेल इज वर्ड which use as a consonant and vowel, जिसे हम लोग दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हो, वॉवेल की तरह भी और कॉन्सोनेंट की तरह भी, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी वॉवेल। अब कब हम लोग उसको कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे और कब उसे हम लोग वॉवेल की तरह इस्तेमाल करेंगे, वो चीज देख लेते हैं। और बाकी उसके अलावा जो चीजें बची, अब यहाँ पे अगर 5 हम लोग वॉवेल निकाल लिए थे तो 21 बचे थे हम लोगों के, मतलब 21 कॉन्सोनेंट बचे थे। अब उसमें से 2 हमारा जो ये है, ये हम लोग दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह भी और वॉवेल की तरह भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेमी वॉवेल को कब कॉन्सोनेंट की तरह पढ़ते हैं और कब वॉवेल की तरह पढ़ते हैं। इससे पहले चीजें मिटा देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो सेमी वॉवेल है, सेमी वॉवेल्स में वर्ड कौन कौन से आते हैं, एक W था और एक Y है। ये कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल कब करते हैं, वॉवेल की तरह कब इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि वॉवेल की तरह कब इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग डायरेक्ट W से होगी या फिर Y से होगी, तो उस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे कि वॉवेल है। W एंड Y हमारा वॉवेल है। जैसे कि एग्जांपल, वर्क, वॉच, एक वर्क और दूसरा वॉच, वॉच। तो ये दोनों के जो शुरू के वर्ड्स होते हैं, अगर इसको पढ़ा जाए तो वर्क, जो वर्क है उसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है डायरेक्ट वर्क, वाह, मतलब कि ओ की साउंड आती है। लेकिन जो वॉच है उसमें भी वॉच, मतलब वाह की आवाज आती है, वॉवेल है। जो ओ है वो हमारा क्या है, वॉवेल है। इसी तरीके से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग W से होगी या फिर Y से होगी, जैसे कि अब Y से कोई लिया जाए, एक होता है येलो, दूसरा होता है याक।
अब येलो ई की साउंड आती है, याक में भी ई की साउंड आती है, और ई हमारा क्या है, वॉवेल है। तो इसी तरीके से W और Y की जो स्टार्टिंग होगी, अगर शुरू से ही हो गई सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ड्स के स्टार्ट में ही, तो वो हमारा वॉवेल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वही W और Y वो सेंटेंस के किसी भी वर्ड के बीच में हो या फिर वर्ड के लास्ट में हो, वो हमारा कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी। जैसे कि मान लो W से लेते हैं बॉलर, बॉलर। अब बॉलर में जो W है वो क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है। अब दूसरा कोई वर्ड लेते थे कि वाव। अब इन सभी में हम लोग सेंटेंस के, एक है सेंटेंस के बीच, वर्ड के बीच में, दूसरा लास्ट में। अब अगर इन दोनों को पढ़ेंगे तो इन दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो इसकी लफ्ज होगी, कि W को W की तरह ही पढ़ेंगे, बॉलर वाव करके पढ़ते हैं। इसीलिए इसके जो प्रोनाउंसिएशन, जिसका लफ्ज होता है, ये कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे सबसे शुरू में हुआ था, इस वजह से इसको वॉवेल कहते। और यहां पे सेंटेंस के शुरू और सेंटेंस के लास्ट में अगर साफ साफ कहा जाए तो W और Y है, अगर उसको सेंटेंस के सबसे शुरू में, वर्ड के सबसे शुरू में इस्तेमाल करें तो वो हमारा वॉवेल की साउंड देगा, वॉवेल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर सबसे सेंटेंस के लास्ट में हो, वर्ड के लास्ट में हो या फिर बीच में हो, तो वहां पे हम लोग कॉन्सोनेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। क्लॉज किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ क्लॉज। और इससे पहले कोई इंसान ये जानता भी ना होगा क्लॉज क्या है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। और जबकि क्लॉज जो है वो इसी का छोटा भाई है, सेंटेंस का ही छोटा भाई है। जो डिफिनीशन सेंटेंस की होती है वही डिफिनीशन क्लॉज की भी होती है। ठीक है। जो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, जो पूरे वर्ड्स का ग्रुप होगा, जो पूरे वर्ड्स का ग्रुप होगा वो हमारा सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होगी या फिर क्लॉज की डिफिनेशन क्या होगी, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, दोनों फर्क क्या है। दोनों की डिफिनेशन तो बिल्कुल सेम होती है। एक सेंटेंस इज अ वर्ड विच इज अ कंप्लीट सेंस, जिसमें हम लोग पूरे वर्ड्स को मिला करके लिखें और उसका कोई मतलब बने, वो हमारा एक सेंटेंस होता है। जो भी इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट लगाना है और एक वर्ब लगाना है, और उसके अलावा किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यही फर्क होता है क्लॉज और सेंटेंस के बीच में। एग्जांपल लेते हैं, राम ईट्स, यहां पे लिखा हुआ है राम ईट्स। एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब भी है, लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर यह लिख दिया जाए कि राम डज नॉट ईट फूड, ये ले लीजिए, राम डज नॉट ईट फूड। इसके अंदर क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी है, लेकिन वर्ब के अलावा इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है हमारा। वही चीज क्लॉज के अंदर नहीं रहती है। क्लॉज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि सेंटेंस जो हम लोग एग्जाम में सवाल भी आते हैं, सवाल इस तरीके के आते भी हैं कि ये सेंटेंस है, अब ये एक हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसी सेंटेंस के अंदर कोई चीज पूछी जाए कि इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज हैं, मतलब कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर ये चीज कितनी है। अब क्लॉज का मतलब पता चल गया था कि एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब को क्लॉज कहेंगे। अब इसके अंदर जैसे कि पहला सेंटेंस हुआ, अब इसके अंदर कितने हैं, एक यहां पे है आई एम ईटिंग फूड, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। बट माई फ्रेंड इज नॉट ईटिंग फूड, सिर्फ ईटिंग। तब यहां से लेकर के यहां तक में दो क्लॉज हुआ, मतलब एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज पा सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे ये लिखा हो कि राम ईट्स फूड, ये सिर्फ हमारा एक सेंटेंस है और इसके अंदर क्लॉज पा जाएंगे, लेकिन इस क्लॉज के अंदर सेंटेंस को नहीं पा सकते हैं। अब से क्लॉज क्या होगा कि राम ईट्स, आई कम। अब इसके अंदर कोई सेंटेंस होगा, कोई सेंटेंस पा ही नहीं सकता। तो यहां पे ये इसके अंदर जा सकता है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ सकता। एग्जाम में सवाल इस तरीके के आते हैं।
अब उसके बाद दूसरी चीज जो होती है पैराग्राफ, कि पैराग्राफ किसे कहते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम लोग जितना मन करे अपने मन से लिखते चले जाएं। आई एम ईटिंग बट माई फ्रेंड इज नॉट ईटिंग, सिंस टुमारो आई वॉज गोइंग एनीवेयर। अब इसी तरीके से जो भी सेंटेंस हमारे ऊपर डिपेंड करता है लिखते चले जाते हैं, वो हमारा पैराग्राफ होता है। जहां पे रुके वहां पे चीज है, यहाँ पे मैंने रुक गया। अब यहाँ पे रुकने के बाद जो दूसरी लाइन दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच को पैराग्राफ कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सेंटेंस, दूसरे चैप्टर के बारे में, बेसिक से एकदम टेंस से स्टार्ट करने वाले। इंग्लिश का बेसिक जो सबसे था वो मेरे ख्याल से यही था, और सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस के बारे में।